हेलो एवरीवन। आप सभी को पता ही होगा कि जितने भी एग्ज़ाम है उसमें एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा रोल है। और एनसीईआरटी हम लोग शुरू करने में डरते हैं। सोचते हैं कि शुरू करें नहीं करें पता नहीं। मतलब जो भी रीज़न हो बट हम नहीं शुरू कर पाते। हम सोचते हैं कि वन लीनियर बुक से ऑब्जेक्टिव बुक से जब हमारा काम हो ही रहा है तो हम क्यों एनसीईआरटी पढ़ें। मैं भी ऐसा ही सोचती थी। पर अभी जब थोड़ा हमारे एग्ज़ाम्स में टाइम है अभी, अगर हमारे पास समय है तो हमें एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना चाहिए सभी के द्वारा सुन के। और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ के आज मैंने ज्योग्राफी का 6 क्लास का बुक लिया है, तो चलिए साथ में इसको पढ़ेंगे। मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ तो कुछ उसमें गलतियाँ होंगी, तो आप लोग एज अ ब्रदर सिस्टर मेरा सपोर्ट करना। और आप लोग को अगर उसमें ये नहीं देखना कि क्या कमी है या ये है, अगर आपको उसमें से एक लाइन भी सीखने को मिला ना तो वो मेरे मेरे ख्याल से वो हेल्पफुल होगा। ऐसे तो लाखों टीचर पढ़े हुए हैं पर ये मैंने वीडियो सच पूछो तो अपने लिए ही बनाई है ताकि मैं बाद में अपनी ही वीडियो को देख के रिवीजन कर पाऊँ। क्योंकि ये बुक तो हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा क्योंकि ये तो किसी और की बुक है। बट ये वीडियो मेरे पास पड़ जाएगी तो एज अ मेमोरी मैं अपने लिए ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर है, उससे हम लोग आज शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग मतलब सौर मंडल से कहीं न कहीं ज़रूर परिचित होंगे। इसके बारे में सुना होगा कि हमारे सौर मंडल में जो है उसकी कितनी फैमिली है, तो सबको पता होगा कि पहले 8 फैमिली थी। लेकिन अगस्त 2006 से जो प्लूटो है उसको बाहर कर दिया गया, जिसके थ्रू सौर मंडल की जो फैमिली है जो पहले 8 थी वो अब 7 हो गई हैं। जिसमें आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये इसके 8 मेनली फैमिली मेंबर हैं। तो और भी जो इनके इनके साथ में जो इनके उपग्रह हैं वो भी हैं। तो इस तरह से हमारी शुरू होती है सौर मंडल की कहानी। उसके बाद अब हम लोग किताबी लैंग्वेज में जो जो इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक्स है, फैक्ट्स है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो है सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। और ये नीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। ये नीला ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस पर 2/3 जो है जो भाग है इसका उस वाटर है, उसकी वजह से इसको दूर से देखने पे ये नीली दिखती है और इसीलिए इसको नीले ग्रह के तौर पे हम जानते हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि पृथ्वी की एक ही उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह। ऐसे तो कृत्रिम तो हजारों के संख्या में है, बट प्राकृतिक उपग्रह जो है वो एक चंद्रमा है। और चंद्रमा के 2 फेजेस को हम देख सकते हैं। एक है पूर्णिमा और दूसरा है न्यू मून, और जिसको हम लोग अमावस्या भी कहते हैं। ठीक है। तो पूर्णिमा की रात के बाद 15 दिन के बाद धीरे धीरे चंद्रमा का जो शेप है वो क्या होता है, बदलना शुरू होता है। और लास्टली 15वें दिन चंद्रमा पूरी तरह से मतलब गायब हो जाता है, जो हमें नहीं दिखता आसमान में। उसी दिन को हम लोग न्यू मून या अमावस्या के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि खगोलीय पिंड किसको कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा या वे सभी तारे जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं रात के समय, वो सभी मिलके एक खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है। ये मैं किताबी लैंग्वेज जो दिया है इसमें वही मैं बता रही हूँ, अपने से इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। ठीक है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। उनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। मतलब वो खगोलीय पिंड जिनके पास मतलब खगोलीय पिंडों के पास अपनी तारा उस अपने प्रकाश और ऊष्मा होती है, उसी को हम ये तारा कहते हैं। उन खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तो तारा कहते हैं। ठीक है। उसी में आता है कि सूर्य क्या है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मतलब पहले तो पूछा जाता था कि सूर्य क्या है, सूर्य ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, क्या है। तो उसमें सूर्य भी एक तारा है और उसके हम लोग उसका एक फैमिली मेंबर है जिसमें अब 7 ग्रह आते हैं। ठीक है। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये तारों के द्वारा विभिन्न जो आकृतियां बनाई जाती हैं उनको नक्षत्र कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र कहते हैं।
नक्षत्र अर्शा मेयर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। अर्शा मेयर और बिग बेयर क्या है? इसी प्रकार का एक नक्षत्र है। और उसी नक्षत्र का एक भाग है सप्तऋषि। किसका भाग है? अर्शा मेयर और बिग बेयर का, मतलब अर्शा मेयर को ही बिग बेयर के भी नाम से हम जानते हैं। और उसी उसी नक्षत्र मंडल का एक भाग है सप्तऋषि। सप्तऋषि के बाद में आप मतलब जानते ही होंगे कि ये अर्शा मेयर का भाग है। किसका भाग है? तो अर्शा मेयर का भाग है सप्तऋषि। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है। ध्रुव तारा के बारे में सभी लोग जानते हैं। प्राचीन समय में लोग दिशा का, उस समय जब दिशा सूचक यंत्र की जानकारी नहीं थी, कंपास वगैरह नहीं था, तो हम लोग दिशा के जानने के लिए प्राचीन समय के लोग ध्रुव तारे का इस्तेमाल करते थे। ये हमेशा उत्तर दिशा को डिनोट करता है। ये हमेशा उत्तर दिशा में रहता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारों को पहचान करने के लिए आप सप्तऋषि के लास्ट दो तारे के तरफ, ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये सप्तऋषि के ऊपर की तरफ रहता है। यही है ध्रुव तारा जो हमेशा चमकते रहता है। ठीक है। वो सुबह में भी, भोर में भी इसको आप देखेंगे तो वो चमकते रहता है। वही है ध्रुव तारा। इसकी स्थिति हमेशा उत्तर की ओर होती है। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता, उनको ग्रह कहते हैं। जो खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है उसको ग्रह कहते हैं। ग्रह ग्रह कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट जो है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। सीक्वेंस आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सूर्य से आता है। कभी कभी पहले के एग्जाम्स में तो ये बहुत पूछे जाते थे, अब थोड़े से कम हुए, पर हाँ अभी भी कुछ एग्जाम्स में आता है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों को सजाएं, सूर्य से घटती हुई दूरी के मतलब के अनुसार ग्रहों को सजाएं। तो उस क्रम में आपको पता होना चाहिए कि कौन से ग्रह सूर्य के नज़दीक है, कौन से दूर है। ये तो बहुत ईजी है, फिर भी मैं बुक्स में है तो मैं बता देती हूँ कि बुध, इसका सीक्वेंस है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेनस, मर्क्यूरी, अर्थ। फिर आपका आता है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। अब हम इसका जानेंगे परिक्रमण काल। कितने टाइम में वो सूर्य की चक्कर परिक्रमा करते हैं, एक चक्कर लगाने में वो कितना टाइम लेते हैं सूर्य की, क्योंकि सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये बात आप सभी को पता होगी। तो सबसे नज़दीक बुध है, तो नॉर्मल सी बात है कि बुध को सबसे कम समय लगेगा, क्योंकि जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक रहेगा उसको उतना कम टाइम लगेगा, और जो ग्रह सूर्य से जितना दूर रहेगा उसको उतना अधिक टाइम लगेगा। ठीक है। तो बुध को जो कि सबसे सूर्य के नज़दीक है, तो उसको सबसे कम टाइम लगेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। तो बुध को 88 डेज लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। शुक्र को लगता है 255 दिन, और पृथ्वी को तो सबको पता है 265 दिन लगता है। मंगल को लगता है 687 दिन, पृथ्वी का लगभग दुगना कर लीजिए आप, 687 दिन। और उसके बाद बृहस्पति को लगता है 11 वर्ष, और सैटर्न को लगता है 29 वर्ष, और उसके बाद आपका यूरेनस को लगता है 84 वर्ष, और जो वरुण है यानी नेपच्यून, उसको लगता है 164 वर्ष। इतना आपको याद करना चाहिए। और हाँ, उसी में जो शुरू के जो 4 ग्रह हैं वो सॉलिड से बने हुए हैं। ठीक है। उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह गैस वगैरह से बने हुए हैं, जो धूल कण गैस से बने हुए हैं, और वो ठंडे भी है, क्योंकि वो जो होता है ना कि सूर्य से दूर है, तो उनको हम कहते हैं बाह्य ग्रह। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है, आप याद रखिएगा। पौराणिक कहानियों में जो है ना वो सोल किस देवता को डिनोट करता था सॉरी, पौराणिक कहानियों में जो सॉल था, वो सोल ऐसे करके, सोल ओ की मात्रा है, सोल किस देवता को डिनोट करता था? तो आप सूर्य ही मानेंगे, क्योंकि पौराणिक कहानियों में जो सोल है वो सूर्य देवता को डिनोट करता था। ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जिसको ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। GE शब्द का अर्थ है पृथ्वी, एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना।
तो ज्योग्राफी से 3 शब्द मेनली बने हुए हैं। पहले जियोलॉजी, जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री, जियोमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन। और जियोआइड, जियोआइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, तो ये 3 हो गया। आप इसको देख भी सकते हैं इस तरह, मैं दिखा देती हूँ। आप इसको देख सकते हैं जिसमें है जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, और जियोआइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, उसके बाद आप हाँ, ये कहाँ पढ़ रहे थे? देखो, सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से वो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य हमारे पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर मीटर दूर है। और सूर्य जो हमारे सूर्य के जो ग्रह है उनके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। सूर्य में जो हमारे जो चक्कर लगाने का जो सारे ग्रह किस पथ पे चक्कर लगाते हैं उस पथ को कहते हैं, वो दीर्घवृत्तीय पथ होता है और उसको हम कक्षा कहते हैं। ठीक है, सूर्य जिस पथ पर ये ग्रह जिस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कक्षा कहते हैं, और वो उस पथ का आकार दीर्घवृत्ताकार होता है। ठीक, अब पढ़ते हैं। जो पृथ्वी है हमारा दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और ये आकार में पांचवा ग्रह है। ये सबको बातें पता होगी। और इस ये जो पृथ्वी हमारी है ये ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, इसी कारण इसको भू आब कहा जाता है। ध्रुवों पे चपटी होने के कारण ही पृथ्वी को भू आब कहा जाता है। ठीक है, ये नीला के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ, और हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। इसका व्यास का ये पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। मतलब हमारे पृथ्वी के व्यास का 1/4 चंद्रमा का व्यास होता है। ठीक है, और इसकी दूरी जो है मतलब ये पृथ्वी से कितना दूर है, तो 3,84,000 किलोमीटर यह पृथ्वी से दूर है। अब देखते हैं प्रकाश की गति कितनी है। तो प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितना किलोमीटर प्रकाश की गति है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ये गति होती है प्रकाश की। और इतनी गति से चलने के बाद भी सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे पृथ्वी तक 8 मिनट में पहुंचता है लगभग। ठीक है, अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, मतलब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर रोटेट भी वो करता है 27 दिन में। इस यही रीजन है कि हम हमेशा चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देखते हैं, दूसरा भाग हमें दिखाई नहीं देता। यानी हम चंद्रमा का मात्र 57% हमेशा देखते हैं और दूसरा भाग हमें नहीं दिखाई देता। इसका रीजन यही है और ये क्वेश्चन बना भी है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्षुद्र ग्रह कहते किसको है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मतलब तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त भी अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी पहले क्या थे, वो ग्रहों के भाग थे, लेकिन वो अब टूट के क्या हो गए हैं, ग्रह से अलग हो गए हैं और मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनकी अवस्थिति कहाँ है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, लेकिन वो चक्कर सूर्य का ही लगाते हैं। ठीक है, उल्का पिंड के बारे में जाने होंगे। हम लोग बचपन में देखते थे ना, वो टूटता हुआ तारा, और उस ऐसी मान्यता है कि उससे जो विश करो वो पूरी हो जाती है। विश का तो पता नहीं, लेकिन वो टूटता हुआ जो वो तारा है वो उल्का पिंड ही है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण करने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यही प्रकाश हम दूर से देखते हैं तो हमें लगता है कि तारा टूट रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली उल्का पिंड होते हैं। ठीक है, उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है तो ये धरातल पर गड्ढे बना देती हैं। ठीक है, अब हम लोग आकाश गंगा के बारे में जानेंगे। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी
चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता के जैसा हमें आकाश में, अगर आप लोग गाँव के बच्चे, अब तो शहर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम छत पे सोएँ। बट हाँ, गाँव में हम लोग जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग छत पे सोते थे और हम लोग देखते थे कि आकाश में ना ऐसे बादल और तारे का एक एक रास्ता जैसा पट्टी बना हुआ होता था। बेसिकली वही है आकाशगंगा, और उसी आकाशगंगा में हमारा पृथ्वी भी उसी आकाशगंगा का एक हिस्सा है। तो पृथ्वी जिस आकाशगंगा का हिस्सा है उसको मिल्की वे कहते हैं, ठीक है? उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। और इस प्रकार लाखों आकाश गंगा जो मिल के बनती हैं वो ब्रह्मांड बनती हैं, ठीक है? लाखों आकाश गंगा मिल के ब्रह्मांड मिलती है और इसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब अभी हम नहीं जान पाए हैं कि ब्रह्मांड का जो है वो आकार कितना बड़ा है या उसमें कितनी आकाश गंगा है, ये अभी हमारे सोच से परे है, अभी हम इसको नहीं जान पाए हैं। तो ये है पूरा चैप्टर जो हमारा था सौर मंडल एवं पृथ्वी के बारे में। और तो ये 6 चैप्टर हमने ख़त्म किया। अब कुछ क्वेश्चन के आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है? इसमें जो है जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जैसे अ, पृथ्वी के सबसे नज़दीक सा कौन-सा ग्रह है? तो ये आप कमेंट में बता सकते हैं। दूसरा, पृथ्वी की तरह ही सिमिलर दिखने वाली ग्रह कौन है या पृथ्वी की बहन कही जाने वाली कौन है? ये मैंने नहीं बताया है। तो आपको अगर पता है तो उसका कमेंट करें, नहीं तो मैं अभी बता देती हूँ कि पृथ्वी की तरह सिमिलर दिखे जाने वाला जो ग्रह है, वो है शुक्र। और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहते हैं। और जीवन की संभावना किस ग्रह पे है? तो वो है मंगल ग्रह पे है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ छत्र कुछ तो ऐसा पाया गया है और मीथेन वगैरह भी, जिससे वहाँ पे पॉसिबिलिटी है अ, जीवन की, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसका भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। ऐसे इसका आंसर है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ये तो आप लोग कमेंट में ही बताएंगे। और क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? अगर आप आंसर दे पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे लगेगा कि मैंने इतना अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। अब देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहले ब्लैंक्स है के समूह के विभिन्न रूप जो है वो किसका निर्माण करते हैं? तो देखो, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करती है उसको नक्षत्र कहते हैं। ये मैंने बताया था, ठीक है? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहते हैं। इस लाइन को बिल्कुल याद रखिएगा, ये आ सकता है, ठीक है? कि तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तो उसको आकाश गंगा कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरे नजदीक ग्रह है, ये तो पता ही है। ग्रहों के पास अपने प्रकाश और उष्मा नहीं होती है। ये था पूरा चैप्टर। आप बताना आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा? मे बी अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मेरे से जितना पॉसिबल हो पाया मैंने मतलब जितना इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने वही बताए हैं। और कल नहीं तो आज शाम को हम लोग इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू।